वेलकम बैक टू यूनिमॉक्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। जैसे कि आपको पता है हम स्टार्ट कर चुके हैं जनरल टेस्ट की लेक्चर सीरीज। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हम आज ये देखेंगे कि हम क्या क्या कर चुके हैं और मैं आपको उसके लिए कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने प्रियम्बल देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है। ठीक है, ऑलराइट, प्रियम्बल को डिस्कस किया था, उसकी भी वीडियो जो आपको यूनिमॉक्स के चैनल पे मिल जाएगी, फटाफट जाके देख लीजिए। ऑलराइट, प्रियम्बल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ सैलिएंट फीचर्स देखे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद हमने किया था पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर क्या आता है? पार्ट 1 के अंदर आता है हमारा यूनियन और उसकी टेरिटरीज। ठीक है, आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक मेंशन है। फिर हमने डिस्कस किया था पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर आता है हमारा सिटीजनशिप, जिसके आर्टिकल से हमारे 5 से लेके 11 तक। याद रखिएगा, जो मैं पार्ट्स बता रहा हूं और पार्ट्स के अंदर जो जो चीजें हैं, नाम बता रहा हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट है और साथ ही आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक। जाके वीडियोस देखिएगा, सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगी जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ये एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। ऑलराइट, आप ये देखिएगा, उसमें मैंने मेंशन किया है कि कौन कौन सा आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे आर्टिकल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है। प्लस जो मैंने मैंने आपको स्पेशली बताए हैं कि इसको तो जरूर याद रखना, वही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने डिस्कस किया था पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के लिए आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ऑलराइट, आर्टिकल पार्ट 3 किया। पार्ट 3 के बाद पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर हमारा डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी के आर्टिकल कहां से कहां तक है? 36 से लेके 51 तक। याद रखिएगा, आर्टिकल 36 से 51 तक है। ये सारी वीडियोस आपको यूनिमॉक्स के चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जाके देख लीजिए, ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, फिर हमने किया था पार्ट 4A। पार्ट 4A के अंदर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल है 51A, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर हमने स्टार्ट किया पार्ट 5। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पार्ट 5। पार्ट 5 के अंदर आता हमारा यूनियन। ठीक है, क्या आता हमारा? यूनियन आता। अब इसमें ना काफी सारे क्वेश्चंस आपको कभी कभी ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो मैच द फॉलोइंग में आते हैं, कि आपको बताना होता है कि कौन सा पार्ट कौन से आर्टिकल से एसोसिएटेड है। ठीक है, आपको आ जाएगा, या फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, पीएम के बारे में, तो कुछ आर्टिकल्स मेंशन होंगे। तो आपको उसमें क्या करना है, मैं आपको आगे जाके ना एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दिखाऊंगा कि उसको कैसे करना है। लेकिन आपको जो मैं अभी बताने वाला हूं ना, ये क्रोनोलॉजी याद कर लेना। क्या कि पार्ट 5 के अंदर जब हम यूनियन की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी याद रखना कि जो सबसे पहले आर्टिकल्स होंगे 52 से 151 तक के, उसमें सबसे पहले 52 से स्टार्ट होगा किसका? प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा क्या? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के बाद आता हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर पीएम भी इंक्लूड होता है, क्योंकि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद हमने बात की थी किसकी? एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एजीआई नाम याद रखेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी बात की थी। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद आता है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के बाद क्या आता है हमारा? पार्लियामेंट के बाद आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के आएंगे, आपको इजी हो जाएंगे कि अच्छा कौन सा आर्टिकल कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ भी, कि ये सपोज मान लो कि आर्टिकल 76, ठीक है, आर्टिकल 76 किससे एसोसिएटेड है, तो आपको पता होगा कि 52 से स्टार्ट हो रहा है। 52 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट होगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, और उसके बाद इसके अंदर पीएम भी होगा, और उसके बाद क्या होगा आपका? उसके बाद आपका आ जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एजीआई। तो आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन के अंदर सपोज मान लीजिए इससे पहले के नहीं दिए और उससे बाद की काफी सारी चीजें दी है, सुप्रीम कोर्ट दिया है काफी सारे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा ये आगे काफी आगे जाके आर्टिकल होंगे, तो आप इजीली लगा सकते हैं इस ऑप्शन को। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या है, ये हेल्प करेगा आगे क्वेश्चंस करने में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की।
सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये भी यूनियन के अंदर पार्ट 5 के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि जब ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर तब एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, जिसमें यह कहा गया था कि इंडिया के अंदर नहीं, बेसिकली बंगाल के अंदर, कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा कोलकाता के अंदर। और ये कहां पे था? फोर्ट विलियम, ठीक है, याद रखिएगा जगह का नाम फोर्ट विलियम जगह का नाम है। वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 में, ठीक है। रेगुलेट एक्ट का क्या नाम था जिस एक्ट से आया था ये? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, लेकिन स्टेब्लिश कब किया गया था, बनाया कब किया गया था? 1774 में। इसके टोटल 4 जज थे, नाम याद रखिएगा, टोटल कितने थे? 4 जज थे, जिसमें से 3 अदर जज थे और एक चीफ जस्टिस थे। और चीफ जस्टिस का नाम क्या था? सर एलिजे इम्पे, नाम याद रखिएगा इनका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजे इम्पे, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगेन धीरे धीरे जो है हमारी इंडियन पॉलिटी चेंज होती रही, क्योंकि वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बनाने के लिए नए नए एक्ट्स लाते रहे। तो एक एक्ट आया था हमारा, कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ये एक्ट आया था। और इस एक्ट में ये कहा गया था एक फेडरल कोर्ट बनाएंगे, एक फेडरल कोर्ट बनाएंगे, ठीक है। और फेडरल कोर्ट फिर कब बनाया गया? 1937 में, ठीक है। एक्ट कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन कोर्ट बनाया गया कब? 1937 में। और उसके चीफ जस्टिस कौन थे? सर मॉरिस, ठीक है, नाम याद रखेगा, क्या नाम था इनका? सर मॉरिस, ठीक है, ये इसके चीफ जस्टिस थे। आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि हमारा जब 26 जैन को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? इन्फोर्स हुआ, लागू हुआ, कब? 1950। उसके बाद से हमारा सुप्रीम कोर्ट जो आज फंक्शन कर रहा है वो उसका एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। आज उसको डिस्कस करते हैं, चलिए। लेकिन आगे स्टार्ट करने से पहले अगर सीयूईटी 2024 को आप टारगेट करना चाहते हैं तो फटाफट यूनिमॉन्क्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप यूनिमॉन्क्स से क्लासेस चाहते हैं तो आपको 2 तरीके से क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। आप फटाफट जाके प्ले स्टोर पे हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल सकती है। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सीयूईटी 2024 से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपको हमारे यूनिमॉन्क सीयूईटी के यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी, तो फटाफट जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ था पहली बार जब रिपब्लिक इंडिया हो गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होने के बाद, वो हुआ था 28 जैन 1950 को। याद रखेगा 28 जनवरी 1950 को। और अभी जो करंट स्ट्रेंथ है यानी कि कितने जजेस हैं, टोटल स्ट्रेंथ है हमारी 34, ठीक है, यानी कि 34 मैक्सिमम जज हो सकते हैं। और ये पूरी के पूरे अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे चल रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। याद रखिएगा ये 34 नंबर जो है ना वो इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर हम बात करें कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जजेस मेंशन थे, उस टाइम पर 8, ठीक है, उस टाइम पे 8 थे। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से हमें जरूरत पड़ने लगी हमने ये नंबर बढ़ा दिया और आज के टाइम पे नंबर कितना है? 34। ऑलराइट, नाउ एक चीज याद रखिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जो बेंच बनाई जाती है, जिस तरीके से डिलीवर किया जाता है, आपने काफी बार देखा होगा, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता होगा कि काफी सारे जजेस जो है जजमेंट देते हैं। तो जब जज अपना जजमेंट दे रहे हैं वहां पे क्या होता है? जजेस बैठे होते हैं। किसी जगह आपको देखने को मिलेगा सिंगल जज होते हैं, किसी जगह मिलेगा आपको 2 जज होते हैं, कहीं मिलेगा आपको 3 जज होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा जज होंगे, 2 या 2 से ज्यादा जज होंगे किसी भी मैटर में फैसला देने के लिए, उसको बोलेंगे डिविजनल बेंच। क्या बोलेंगे हम उसको? डिविजनल बेंच। ऑलराइट, लेकिन जहां पे 5 या 5 से अधिक, और उसको स्मॉल बेंच भी कहते हैं क्योंकि वो छोटी है, 2-3 ही जज हैं, ठीक है। और जहां पे 5 या 5 से ज्यादा जज होंगे उसको बोलते हैं लार्ज बेंच, बड़ी बेंच उसको बोलते हैं। और उसका ऑफिशियल नेम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संविधानिक बेंच बोलते हैं उसको, ठीक है। याद रखेगा कि जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जजेस होते हैं तो मिनिमम 5 जजेस होते हैं, नाम याद रखेगा। आपसे दे देगा 4, 5, 6, 7 ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, तो 5 याद रखेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस होते हैं। और जजेस को अपॉइंट कौन करता है? बेसिकली जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो उनको रिमूव भी कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का मन किया चलो आज से तुम जज नहीं हो, हटा रहा हूं मैं तुम्हें,
तो हटा दिया, ऐसा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ग्राउंड्स मेंशन है कि उन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पे उनको हटाया जा सकता है। वो कौन से ग्राउंड है? मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ये दो ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे आपको हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या होगा? इसके लिए एक बिल लाना, एक मोशन लाना होगा। कहां पे? पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, एक मोशन आएगा पार्लियामेंट के अंदर और वो दोनों हाउस से, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से पास होना चाहिए विद स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा तभी जाकर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब एज क्या है? कौन बन सकता है जज? देखिए, मिनिमम एज तो कोई भी दी नहीं गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कोई मेंशन नहीं है ऐसा कि मिनिमम इतनी एज होनी चाहिए तभी आप जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट की एज जो है, रिटायरमेंट की एज मेंशन है कि 65। आप 65 ईयर्स से ज्यादा सर्व नहीं कर सकते। जैसे ही आप अटेन कर लेंगे 65 की एज, तुरंत आपका क्या होगा? रिटायरमेंट हो जाएगा। ऑलराइट, लेकिन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें कि कौन क्वालिफाई हो सकता है क्वालिफिकेशन के बेस पे, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, पहला तो वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं किसके अंदर? पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, पार्ट 2 जाके देख लीजिए फटाफट। और कुछ कंडीशंस दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जज सिर्फ वही बन सकता है जो हाई कोर्ट का जज हो एटलीस्ट 5 साल। ठीक है, 5 साल एटलीस्ट उसने हाई कोर्ट में सर्व किया हो एज ए हाई कोर्ट जज, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। एक कंडीशन यह है कि वो कम से कम 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट का कितने साल तक? 10 साल तक एडवोकेट रहा हो। और एक और ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन यह है कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। किसकी ओपिनियन में? प्रेसिडेंट की ओपिनियन में, यानी कि प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि ये एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट का क्या बना सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस अगर मैं बताऊं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एक्चुअल प्रोसेस ये है कि एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। एक कॉलेजियम सिस्टम नेम्स रिकमेंड करता है कि इसको जो है जज बनाना है, एंड देन उसके बेस पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। अभी आपके सीयूईटी के लिए इतना ज्यादा डिटेल में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बाद में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, अगर या फिर आपके पास पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट है, उसमें आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तब आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की, कि जुडिशियरी जो है हमारी, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो है, वो इंडिपेंडेंट कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो आर्टिकल 50 मेंशन है डीपीएसपी के अंदर, जो आता हमारा पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 के अंदर जो आर्टिकल 50 है, ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जो हमारी जुडिशियरी है दोनों सेपरेट होनी चाहिए। एक दूसरे, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशियरी की वर्किंग में इंटरफेयर नहीं कर सकती, तभी जाकर जो है ये इंडिपेंडेंट बनेगी। दूसरा आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 125, वो ये कहता है कि सैलरीज और अलाउंसेस जो हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट जजेस के, वो चार्ज्ड होंगे किस पे? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, सीएफआई जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, चार्ज्ड होंगे। अब आपको ना ये समझना है कि ये क्यों होता है। वो इसलिए होता है, अगर देखिए किसी भी जज की सैलरी, पेंशन, सैलरी और अलाउंसेस वगैरह अगर सपोज मान लो कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगेगी, तो इसका मतलब क्या है? वो डायरेक्टली उसको जज को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि जो मनी फैक्टर जो होता है ना, सैलरीज का जो फैक्टर होता है, ये बहुत इजी जो है मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। तो चार्ज का मतलब ये हो गया है कि इस पे वोटिंग नहीं होती है, डायरेक्ट पास हो जाता है। अगर सपोज मान लो इनकी सैलरी है, मान लो 1 लाख रुपए है, तो पार्लियामेंट से पास होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनकी सैलरी मिलेगी इतनी। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल नहीं होता कि इनके मैनिपुलेट कर सके इनके डिसीजन मेकिंग पे। अब बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन पे, कि क्या ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। बेसिकली 4 तरह के ज्यूरिसडिक्शन आपको देखने को मिलेंगे: ओरिजिनल, एडवाइजरी, एपिलेट और रिट। ओरिजिनल की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनल का मतलब हो गया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उस पर फैसला दे सकता है। अब किस चीज पे फैसला दे सकता है? अब सपोज मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसका कोई भी डिस्प्यूट है किसी भी स्टेट के साथ, ठीक है, उसमें ओरिजिनल जुडिक्शन आएगा। अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट के बीच में आपस में हो जाए, ठीक है, 2 स्टेट के बीच में हो जाए,
तब भी क्या होगा, ओरिजिनल होगा। या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में हो जाए और साथ में यूनियन भी हो उसके साथ, तो भी ओरिजिनल होगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं एडवाइजरी की। एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या है? बेसिकली एडवाइस जो दी जाती है, किसको एडवाइस दी जाती है? प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवाइस कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। तो एडवाइजरी भी है। एपिलेट का मतलब क्या हो गया? एपिलेट का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल किसी भी हाई कोर्ट ने क्या काम किया है कि एक जजमेंट दिया है, आप उस जजमेंट से खुश नहीं है, आपको लग रहा है कि ये जजमेंट गलत है, तो आप अपील कर सकते हो हायर कोर्ट। हायर कोर्ट में कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो उस जजमेंट को लेकर। तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन आज गया। फिर आपका आता रिट। रिट के लिए जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था ना, तो फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 32 के अंदर हमारी टोटल 5 रिट्स मेंशन है, और ये रिट्स हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये रिट्स हो ही ना तो आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे ही नहीं। इसलिए क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो हमारा गार्जियन होता है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। अब कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है और वो प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो हम उसको कैसे सही करा सकते हैं? बेस्ड ऑन दीज रिट्स, आप इस रिट का यूज करते हुए, आर्टिकल 32 का यूज करते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट के लिए क्या बताया था मैंने? आर्टिकल 226, याद रखिएगा, हाई कोर्ट के लिए बताया था 226 का यूज करके आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आता है 32 के अंदर। अब एक चीज और है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिकल 139 में एक चीज मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंसर्ट की गई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, के सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। सपोज मान लो किसी हाई कोर्ट में, तो उस हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। ऑलराइट, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पर्सनालिटीज है, हम उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? उनका नाम है हरिलाल जे कानिया। ठीक है, नाम याद रखिएगा। इनको बेसिकली एच जे कानिया भी कहते हैं या फिर हरिलाल करके भी आप नाम याद रख सकते हैं। 1950 से लेके 1951 तक ये हमारे पहले चीफ जस्टिस थे। अगर हम बात करें सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किनका रहा है, सबसे कम समय के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? उनका नाम है कमल नारायण सिंह। ये भी आप नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका। जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ना, इससे बाहर आपको मुश्किल ही मिलेगा, सारे क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको याद कर लीजिए। अगर बात करूं सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर की, कि सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं, वो रहे हैं वाई.बी. चंद्रचूड़, 1978 से लेके 85 के बीच। ठीक है, देख रहे कितना लंबे समय है ये, 1978 से 85। ठीक है, वाई.बी. चंद्रचूड़। अब पहली महिला जज, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? वो थी फातिमा बीवी। नाम याद रखिएगा इनका, फातिमा बीवी। ठीक है, कब? 1987 के दौरान। ठीक है, और अगर हम सेकंड वुमेन जस्टिस की बात करें, दूसरी महिला जस्टिस की बात करें, तो वो थी हमारी ज्ञान सुधा मिश्रा, 2010 के अंदर। ये दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, फर्स्ट वुमेन का, सेकंड का मे भी ना पूछा जाए, लेकिन आपको दोनों ही याद रखने हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए बेसिकली क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए जानने के लिए। इसमें एक नाम यह आता है इंदु मल्होत्रा का भी। इंदु मल्होत्रा जो थी वो पहली महिला थी जो डायरेक्ट एडवोकेट से, एक वकील से सीधा क्या बनाई गई थी? सुप्रीम कोर्ट की जज। ठीक है, जब जज बनाए जाते हैं ना, तो बेसिकली दो तरीके के कोटे होते हैं। एक जो जज बनते हैं जो बेसिकली एक हायरार्की फॉलो करके आ रहे हैं, और एक होता बार का। बार का मतलब क्या होगा, जो एडवोकेट्स होते हैं उन्हीं में से अपॉइंट कर देते हैं जज के तौर पर। ठीक है, तो ये बार से बनाई गई थी। डायरेक्ट एडवोकेट को, इंदु मल्होत्रा को क्या बनाया गया था? चीफ, वो बेसिकली एडवोकेट बनाया गया था, वो सॉरी जज बनाया गया था किसका? सुप्रीम कोर्ट का। ऑलराइट, ये आप नाम याद रखिएगा। ये सारे नाम जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे डायरेक्ट क्या है, पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, नाउ आज के लिए इतना ही। सुप्रीम कोर्ट से आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। स्टिल आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाता है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी सारी की सारी जो है आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।